Next question, a mass is attached to one end of the spring and other end is fixed, then the time period equal to 1 सेकेंड। देखिए एक मास स्प्रिंग से अटैच्ड है तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड हम सब जानते हैं, t इज इक्वल टू 2 से लिख सकते हैं एंड दिस टाइम पीरियड इज गिवन 1। इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाई 3 kg, यदि मास 3 kg से इंक्रीज कर दिया जाए तो टाइम पीरियड जो है m+3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई k सेम ही है, देन टाइम पीरियड बिकम्स 2 सेकेंड। तो ये कह रहे हैं कि m की वैल्यू बताइए, तो वी कैन से अंडर रूट ऑफ m अपॉन m+3 इज इक्वल टू 1/2 और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो m बराबर 1 kg आ जाएगा। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if an electron jumps from energy level n is equal to 4 to n is equal to 1 and releases a single photon, find out the wavelength from the wavelength of emitted photon, consider hydrogen atom। तो देखिए वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू वी कैन से n 1/n फाइनल स्क्वायर minus 1/n initial square. So this will be 1/λ r 1/n final square 1 square minus 1/4 का square. So lambda will be 1/λ will be r into 1/λ will be r into 1 minus 1/16 और 1/λ इज इक्वल टू 15r/16। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू होती है 16/15 इंटू 1/r और ये जो 1/r होता है ना, इन या तो वैल्यू पुट करें या 91211 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। तो इट विल बी 16/15 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैल्यू 972 एंगस्ट्रॉम। सो 972 एंगस्ट्रॉम विल बी द सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मैच द फॉलोइंग करेक्ट रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज डूइंग दियर ऑपरेशन। तो देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वेव जो है वो उसका जो रेंज होता है वो 80 मेगाहर्ट्ज के ऊपर होता है, 80 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक के होता है। तो जो ए का ऑप्शन है ना वो ही देख के हमें समझ में आ जाएगा, ए के ऑप्शन से ही हम समझ पाएंगे कि ए का जो ऑप्शन है दैट विल बी 88 हर्ट्ज टू 108 हर्ट्ज और ए का ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी कम की जरूरत होती है तो सी का जो ऑप्शन है वो थर्ड होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है वो ज़्यादा होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए वीकेंड से गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी की विड्थ होती है, तो 5.92 तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। रिमेनिंग टीवी का जो कम्युनिकेशन है वो भी मेगाहर्ट्ज में होता है लेकिन दैट इज एफएम से थोड़ा कम होता है, 76 हर्ट्ज टू से मेगाहर्ट्ज टू 88 मेगाहर्ट्ज। सो इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का 88 टू 108, टीवी मॉड्यूलेशन इज 76 टू 88, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सबसे कम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी विड्थ होती है और सैटेलाइट के लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट, एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन रेडियस आर, डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन टी। तो फाइंड ए बी सी, तो ये आपको सरफेस टेंशन टी, तो ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप्स फ्रीक्वेंसी है ये, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉप्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/t, टी इनवर्स इज इक्वल टू r पावर a, रेडियस पावर a, डेंसिटी पावर b एंड सरफेस टेंशन पावर c। तो यू कैन से r इज l पावर a, डेंसिटी m/l³ पावर b और सरफेस टेंशन F/L होता है, फोर्स अपॉन लेंथ विल बी सरफेस टेंशन। सो F/L का मतलब हो जाएगा m1L1
t माइनस 2 अपॉन l की पावर c, और दिस शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है t पावर माइनस 1। इसे सॉल्व करके हमें a b c का वैल्यू निकालना है। डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको लिख सकते हैं m पावर b l पावर 3b और माइनस 3b, सॉरी l पावर माइनस 3b, एंड दिस विल बी m पावर c और t पावर माइनस 2c। सो आई कैन राइट इट m पावर b प्लस c and l power a minus 3b and t power minus 2c, and this will be m power 0, l power 0 and t power minus 1. From here we can compare that कि value of 2c minus 2c is equal to minus 1, c is equal to 1 by 2। यहाँ से हमें c का वैल्यू मिलेगा 1 by 2 और रो के पावर b का वैल्यू जो मिलेगा, तो b का जो वैल्यू मिलेगा दैट शुड बी एम बी, ये है b प्लस c, ये वैल्यू मिलेगा a प्लस बी, a माइनस 3b जो है ना, कंपेयर कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो कंपैरिजन है उससे हम कह सकते हैं कि जो a माइनस 3b होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। a माइनस 3b इज इक्वल टू वॉट 0, तो a का वैल्यू होगा 3b के बराबर और b प्लस c भी 0 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू होगा माइनस c के बराबर, c का वैल्यू 1 बाई 2 है, तो b का वैल्यू होगा माइनस 1 बाई 2 और a का वैल्यू होगा माइनस का 3 बाई 2। b का वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। तो जो फाइनल आंसर है ना, ये ऑप्शन सही नहीं बने हुए हैं यहाँ पे। जो सही आंसर ऑप्शन इसके कुछ इस तरह से बनेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू r पावर a, तो r पावर माइनस 3 बाई 2 एंड b दूसरा है रो पावर b विल बी व्हाट, b विल बी माइनस 1 बाई 2 and s power c and s will be 1 by 2। तो इस तरह का कोई ऑप्शन होना चाहिए था, इस तरह के ऑप्शन इस क्वेश्चन में होने चाहिए थे। इस तरह के ऑप्शन से कुछ ऑप्शंस फ्रेम कर सकते थे। यदि इस तरह के कुछ ऑप्शन फ्रेम होंगे तो एक्चुअली ये मेमोरी बेस्ड पेपर है और यहाँ ये ऑप्शन जो है थोड़े मिसप्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह का आंसर आएगा, डायमेंशनल बेस एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। Okay, so next question. When a beam of light passes through a convex lens parallel to principal axis, then different colors of light falls at different points on the principal axis. This phenomena is known as, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि जब ये बीम ऑफ लाइट पास हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कह रहे हैं कि भाई एक वाइट लाइट है, बीम ऑफ वाइट लाइट बीम होना चाहिए। बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, तो ये क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर आते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो ये फिनोमिना क्रोमेटिक एब्रेशन कहलाती है, क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग सेपरेट हो गए हैं और ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है। तो हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, NV, NR, N येलो। हर कलर के लिए फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी, तो हर कलर का फोकस अलग अलग जगह पे होगा। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A spring whose natural length is L and stiffness K is fixed at one end and other end is connected to a block of mass m. If the block is rotated with respect to fixed end with omega angular velocity, then find the ratio of the natural length to elongation। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि भाई इस तरह का ये है, सवाल में तो एक ही फिगर होगा, ये मास m है, ये नेचुरल लेंथ है। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये थोड़ी इलोंगेट हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स लेने के लिए, और ये x इलोंगेट हो जाएगी, तो इसकी टोटल लेंथ जो रेडियस होगी वो रेडियस जो है वो L प्लस एक्स हो जाएगी। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, KX।
जो फोर्स होगा वो kx होगा, ये जो फोर्स होगा ये फोर्स तो kx हो जाएगा, और हम इसके सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख सकते हैं kx इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर की वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में जो है ना वो x अपॉन एल पूछा है और कुछ वैल्यूज गिवन है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है और x अपॉन एल निकालना है। तो हम यहाँ से x अपॉन एल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, kx इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एम ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेते हैं, k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और x इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। सो एक्स बाई एल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। सो दिस रेशो इज लाइक दैट, एम ओमेगा स्क्वायर। अब m हमें गिवन है 200 ग्राम मतलब 0.2, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 5 रेडियन पर सेकेंड, सो इट विल बी 25। k हमें गिवन है 12.5, और फिर अगेन एम ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो दैट विल बी 0.2 इंटू 25, तो ये होगा 5, 25 इंटू 0.2 को हम कह सकते हैं 5, तो 12.5 माइनस 5, तो 5 अपॉन 7.5 ऐसा कुछ हुआ। 5 अपॉन 7.5 से जो हमें बात मिली दैट विल बी 50 अपॉन 75, तो इट विल बी 2/3। तो आई थिंक इन्होंने L/x लिखा है और रेशो ऑफ द नेचुरल लेंथ टू एलोंगेशन, ओके, नेचुरल लेंथ टू एलोंगेशन ये हमने कैलकुलेट किया x/l, और यदि L/x कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3/2। सो 3/2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट 1, ये भी एकदम ऑब्जेक्टिव सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड। स्टील इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज एंड रोड्स, स्टील इज हाईली इलास्टिक एंड इलास्टिक स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। तो दोनों ही एकदम सही हैं। स्टील क्योंकि इलास्टिक होता है इसीलिए बार्स बनाने में यूज किया जाता है, ब्रिज रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी में इस तरह की इंफॉर्मेशन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व is the correct relationship between pressure and volume for different T1, T2, T3। तो हम ये जानते हैं, देखिए कि जैसे PV इज इक्वल टू NRT होगा ना, तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व तो ऐसे होते हैं। बस इसमें एक ही बात आइडेंटिफाई करनी है कि इस तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि एज वी नो कि PV इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसमें एक कंडीशन गिवन है यहाँ पर कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ये मिसप्रिंट है, इट शुड बी लाइक दैट T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो PV ग्राफ तो ऐसा होगा या ये होगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये T1 लेस है, तो यहाँ पे T1 स्मॉल टेम्परेचर है, जबकि यहाँ T1 मोर है। तो यहाँ कंडीशन में T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T1 का है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T1 का है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन LR सर्किट से रिलेटेड है, विच हैज द LR सर्किट विच हैज 3 रेजिस्टेंस एंड 2 इंडक्टर्स ऑफ 5 मिली हेनरी इन द फिगर कनेक्टेड विद 12 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द बैटरी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। देखिए कंडक्टर में क्या होता है, वेरी लॉन्ग टाइम के बाद इट विल बी लाइक वायर, T बराबर इंफिनिटी या आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के बाद कंडक्टर जो है वो एक वायर की तरह हो जाता है। तो हम वी कैन ड्रॉ दिस सर्किट लाइक दैट। दोनों जो इंडक्टर कॉइल्स हैं वो एक वायर की तरह फॉर्म हो जाएंगी एंड देन इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लाइक दैट। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 12 ओम 12 ओम और 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में है। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा 1/R इज इक्वल टू 1/12 1/12 1/12, तो इट विल बी R इज इक्वल टू 12/3, दैट विल बी 4 ओम
4 ओम विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपसे पूछा है करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो यदि बैटरी का करंट पूछा है तो यहाँ जवाब हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 12 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी 4 ओम, तो 12 अपॉन 3 दैट शुड बी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। सो R equivalent will be 4 ohm, sorry, R equivalent will be 4 ohm। R equivalent यदि 4 ohm है तो 4 ohm जो है तो करंट जो होगा वो 3 एम्पियर होगा। 3 एम्पियर will be correct answer। So 3 एम्पियर will be the correct option। Next question, a right angle triangle has current of 2 ampere, edge length are shown in the diagram, magnetic field in acting in the plane of triangle parallel to wire AC। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस वायर के पैरेलल है, तो फिर मुझे वायर AB पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो वायर AB ये रहा, तो मैं L और B के बीच का एंगल निकाल लेता हूं। तो दिस विल बी द एंगल थीटा, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना दैट विल बी IL क्रॉस B होता है। तो दिस विल बी ILB साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए मुझे थीटा लिखना होगा, तो दिस विल बी द थीटा। थीटा विल बी 12 डिवाइडेड बाई 13। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। अब I का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 एम्पियर, लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100। B का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.75 टेस्ला, 0.75 टेस्ला जो है उसको 0.75, और साइन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12/13। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें 9/130 मिल जाएगा, 9/130 न्यूटन। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन विच वी हैव कलेक्टेड। क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है, आपको पता है पेपर में 2 पार्ट होते हैं, 20 क्वेश्चन कंपलसरी ऑब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं और 10 में से 5 सब्जेक्टिव करने होते हैं। तो बच्चे ये बता नहीं पाते नॉर्मली कि कौन सा सब्जेक्टिव कौन सा इंटीजर है, तो हमने यहाँ सभी के ऑप्शन बना रखे हैं। बाकी 26 क्वेश्चन हमने रिकवर किए थे इस पेपर में से, बाकी आप एनालिसिस में देख सकते हैं। थैंक्स।